एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.9 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसको, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगा और इसको मैं मैथमेटिकली डिराइव भी करूँगा, फार्मूले को मैं डिराइव करूँगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉ की जो डिफिनीशन है उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो लॉ की डिफिनीशन नहीं होती है, लॉ की डिफिनीशन को हमेशा स्टेटमेंट बोलते हैं, इसलिए आपने स्टेटमेंट का वर्ड इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में अगर आप डिफिनीशन यूज़ करेंगे तो फिर बैड इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपका यह आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेपर में भी अक्सर आता है डिफाइन न्यूटन्स लॉ, लेकिन वो गलत है। तो लॉ की जो डिफिनीशन है उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट every body in the universe attracts every other body with a force of attraction which का मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यूनिवर्स में कोई से भी दो बॉडी के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और जैसा कि मैं यहाँ पे दो बॉडी में कंसिडर करता हूँ, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी हमारे पास ये है। अब स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। ये इस बॉडी का सेंटर्स है, जो लाइन सेंटर से सेंटर को मिला रही है, उस लाइन के अलोंग ये जो बॉडी है, सपोज ये हमारे पास है फर्स्ट बॉडी M1, ये सेकेंड बॉडी M2 है। तो यूनिवर्स के अंदर कोई सी भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, और वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है along the line which connects centers of these two bodies। यानी कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है उस लाइन के अलोंग, जो लाइन इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स को मिलाती है। ये हमारे पास बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है। अब ये जो बॉडी है इस पर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी जो है फोर्स लगा रही है इस पर इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन डिफरेंट बॉडी पर एक्ट हो रही है। ओनली एंड ओनली अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू बॉडीज। बाकी किसी भी डायरेक्शन में इधर भी इधर नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को खींचती है। ये पहला आपका जो कीवर्ड है, कॉन्सेप्ट है, वो आपने याद रखना है। जिस लाइन के अलोंग MCQs में ये आ सकता है। दूसरी बात, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे अप्लाई करती है इसी लाइन के अलोंग, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात, यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा है विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो आपने यहाँ पे लिखना है इट इज ओनली अट्रैक्टिव, इट इज ओनली अट्रैक्टिव, यानी कि ये जो दो बॉडी के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है इन नेचर, ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। ये भी एक की पॉइंट है, इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स आपने देखा था वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। लाइक चार्ज के दरमियान वो रिपल्सिव है, अनलाइक चार्ज के दरमियान वो अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव, चाहे वो न्यूट्रल बॉडी हो, चाहे चार्ज बॉडी हो, चाहे बिग हो, कोई भी बॉडी हो, वो ओनली अट्रैक्टिव है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड, it does not depend upon medium। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। जैसा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। सॉलिड में इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे सॉलिड में लें, चाहे लिक्विड में लें, चाहे गैस के अंदर ले लें, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम रहती है। और एक पॉइंट आपके जहन में और अराइज होता है, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वो ये है कि अगर ये दो बॉडीज, कोई सा दो बॉडीज, जैसे कि आप और मैं, ठीक है, ये जो दो मार्कर या कोई सी भी दो बॉडी, चाहे वो बेजान है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, तो उनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक बॉडी दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं करती? मूव इसलिए नहीं करती है क्योंकि इट इज अ वेरी वीक फोर्स, इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ये इंतहाई वीक फोर्स है क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू है -11 में आ रही है, तो -11 की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए एक बॉडी, यानी कि देखें दबाव तो है अट्रैक्शन की, लेकिन वो एक दूसरे पे की तरफ नहीं जाती क्योंकि तकरीबन सेम है। अब मार्कर और आर्क के केस में मार्कर आर्क की तरफ जाते हैं, क्यों? मार्कर के लिहाज से आर्क बहुत बिग है, उसका साइज इनफाइनाइट है, लेकिन तकरीबन सेम साइज के जो बॉडीज है वो एक दूसरे की तरफ नहीं जाती। हाँ, एक बॉडी बहुत छोटी है, एक बॉडी बहुत बड़ी है, तो फिर मूव करेगी बिग बॉडी की तरफ। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो आर्क के ऊपर जो बॉडीज है वो तकरीबन सिमिलर साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं, तो एक बॉडी दूसरी की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि उनके दरमियान फोर्स बहुत वीक है। एक्सप्लेनेशन हम करने लगे हैं। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 having डिस्टेंस d। अच्छा, डिस्टेंस को d से भी शो कर सकते हैं, r से भी शो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट F directly proportional m1 m2 relation 1 and F inversely proportional 1/d square या 1/r square भी लिख सकते हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इसी तरह अगर दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी। डेली लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स कहीं चले जाते हैं, आपको
आपसे ये कहकर कि अभी आपने पढ़ना है, हम 3-4 घंटे के अंदर हम आएंगे, तो क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स चले जाते हैं तो आप फ़ौरन बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। अब आपके पेरेंट्स ने आपको 4 घंटे का कहा है तो 3 घंटे एंड 30 मिनट्स आप आराम सुकून से खेलेंगे, फिर दोबारा किताब खोल के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पेरेंट्स है वो दूर चले गए तो उनका असर आप पे कम हुआ। जब आधा घंटा रिमेनिंग था 4 घंटा होने में, तो फ़ौरन आप बुक के करीब आ गए। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो घर की तरफ आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स और आपके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए उनका असर ज़्यादा हुआ तो आप फ़ौरन बुक पढ़ने के लिए चले आए। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर है। डिस्टेंस बढ़ने से दो बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, डिस्टेंस के कम होने से फोर्स बढ़ती है। कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2। आप इक्वालिटी से पहले रिलेशन होता है, इक्वालिटी के बाद इक्वेशन होता है। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो इक्वल टू n कांस्टेंट आएगा, m1 m2 डिवाइड बाई डी। इसको इक्वेशन 3 लें, वेयर G is the constant of proportionality known as universal gravitational constant। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम है। हर प्लेनेट पर, हर स्टार पर, हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स है, हर जगह सेम है, कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 3 को राउंड ऑफ करके आप ड्रॉप करके 6.67 भी आप लिख सकते हैं।